नमस्कार, स्वागत है आप सभी को राजीव के डिजिटल दुनिया में। अभी डिजिटल माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष अपने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन के हिंदी उपन्यास बलचनमा को एपिसोड बना करके रख रहा हूँ। बलचनमा एक इतिहास का दस्तावेज है। बलचनमा के माध्यम से बाबा ने इतिहास के उन पन्नों को पलटने की कोशिश की है, शायद जिन पन्नों को पलटने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पाया। बाबा बहुत ही क्रांतिकारी विचार के लेखक थे और बाबा के यही कारण है कि बाबा अपने जीवन के अधिकांश समय यायावर ही बिताए। और मैथिली साहित्य में बाबा बैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से जाने जाते हैं, हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं। तो कल तक मैंने इसका 13 एपिसोड, बलचनमा का 13 एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आज मैं 14वां एपिसोड रखने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई ऑडियंस हमारे इस वीडियो को मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को आप फॉलो करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये प्रयास है कि डिजिटल माध्यम से मैं हिंदी साहित्य, मैथिली साहित्य की जो भी कालजयी रचना है उन सारी रचनाओं को मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो लीजिए आज का ये 14वां एपिसोड। आश्रम में बाबू भैया और नौकर चाकर मिलाकर 20 जने थे। महात्मा जी का हुक्म नहीं था कि स्वराजी लोग आश्रम में किसी को नौकर चाकर के तौर पर रखें। फिर भी आश्रम में हम 4 जने थे जो नौकर ही थे। कहने को तो वॉलंटियर कह लो भैया, सेवक कह लो, लेकिन थे तो हम नौकर ही। एक का नाम था रूपलाल, दूसरे का नाम था छट्ठू, तीसरे का नाम था मंगल और चौथा मैं था। रूप ललवा, छठुआ, मंगला और बलचनमा हम चारों अलग अलग बिरादरी के थे। रूप ललवा धानुक था, छठुआ मलाह था, मंगला पासी था और मैं ग्वाला था। इसके अलावा परगना बछौर के एक मिसिर जी थे, वह खाना बनाने का काम किया करते थे। मिसिर जी को खाना पीना देकर ऊपर से 12 रुपया तलब मिलता था। मेरा तलब ठीक नहीं था, कभी 7, कभी 8, कभी 10। राधा बाबू मौजी जीव थे, मनमौजी जीव थे। मुझ पर सीने भी उनका भारी था, बहुत भारी सीने था। खाना पीना कपड़ा लत्ता अच्छी तरह मिलता था। अपना खास वॉलंटियर बनाकर वह मुझे रखे हुए थे। टूर पर जहाँ जाते मैं भी जाता था राधा बाबू के साथ। राधा बाबू को मेरा बड़ा ध्यान रहता था। लोग उन्हें देवता की तरह मानते थे। चढ़ावा उनको जो मिलता सो थोड़ा मैं भी उसमें से पा लेता था। रूप ललवा बुता छोड़कर 8 रुपया दरमाहा पाता था। छठुआ 8, मंगला का तलब 6 रुपया था। रूप ललवा के जिम्मे आश्रम की खेती बाड़ी का काम था। छठुआ आसपास के गांवों से अनाज बटोर कर लाता था। मंगला आश्रम का चपरासी था। झाड़ू देना, घरों में पानी भर के रखना, डाक लाना ले जाना, बीमार हो जाने पर बाबू भैया का पथ पानी करना, यही सब मंगला का काम था। ऐसे तो राधा बाबू ने मुझे और आश्रम भर के लोगों से यही कह रखा था कि 6 रुपया महीना मिलेगा, मगर देते वक्त बाबू हमेशा कुछ जास्ती ही देते थे। ऐसा क्यों होता था भैया? बात यह थी कि राधा बाबू राजा खानदान के थे। पढ़ाई करते समय स्टेट का पैसा फूकते रहे और अब पब्लिक का। चंदा आश्रम में काफ़ी आता था, कोई उनसे हिसाब लेने वाला नहीं था। जैसी मर्जी आई वैसा खर्च किया। मुझे भी उसी झोंक में कभी 7, कभी 8, कभी 10 और एक आध दफ़े तो 12 रुपया मेरे हाथ में उन्होंने थमा दिया था। अलावा इसके मेला, ठेला, हाट, बाजार, पवनी तिहार के मौके पर इकन्नी, दुवन्नी, चौवन्नी देते ही रहते थे। नए मालिक से मेरी अच्छी पड़ती थी। फूल बाबू के तरफ से जो उदासी मन में घेरे हुई थी अब धीरे धीरे फटने लगी। आश्रम का हवा पानी, बोल चाल, रंग ढंग मुझे अच्छा लगता था। यहाँ 2-4 बाबू भैया ऐसे भी थे जो भीतर से गरीबों का दुख दर्द समझते थे। बातचीत से उनके मुंह से मालिकाना बास नहीं आता था। राधा बाबू तक काफ़ी नरमी से बोलते बतियाते थे। हाँ, कभी कभी नाक भौं चढ़ाकर वह अपना रोब जरूर प्रकट करते थे, मगर उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी आश्रम के लोगों के लिए वैसी ही थी जैसे किसी अच्छे खानदान के ईमानदार मुखिया की होती थी। हमारी बिरादरी में शादी कच्ची उम्र में हो जाती है भैया। शादी न कहकर उसे सगाई कहना ही ठीक होगा। 6 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी और अब तो याद भी नहीं रहा। लेकिन बारात में सिंगा बजाने वालों का नज़ारा कभी नहीं भूल सकता। बड़े मालिक के यहाँ से पालकी मंगनी की गई थी। कनेर के फूल से थोड़ा बहुत सजाकर मुझे उस पर बिठाया गया था। बारात में 10-12 जने गए थे। बलचनमा की शादी 6 वर्ष के ही उम्र में हो गई थी।
कनेर के फूल से सजाकर उस पर बिठाया गया। बारात में 10-12 जने गए थे। पीले रंग की धोती, धारीदार हरा सा कुर्ता, माथे पर जरी गोटी वाला टोपी, पैर खाली। मुझे सब कुछ याद नहीं है भैया, लेकिन केला और लाई खाना अच्छी तरह से याद है। अपने मन से पके हुए केले देखने में पीले और खाने में खूब मीठे लगे थे। फरही के लड्डू को हमारे यहाँ लाई कहते हैं, बच्चे खूब पसंद करते हैं। शादी के सिलसिले में मुझे 3 रोज़ माँ से और दादी से अलग रहना पड़ा, क्योंकि जहाँ शादी तय हुई थी वह गांव हमारे गांव से 12 कोस दक्षिण पड़ता था। बारात में हमारे तरफ लोग औरतों को नहीं ले जाते हैं, सुना है पश्चिम में ऐसा रिवाज है भैया। उतनी छोटी उम्र में, इससे पहले मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला था। हमारी दुल्हन की उम्र रही होगी यही कोई 3-4 साल। अब सोचिए कितना बड़ा अपने समाज का विभत्स रूप था। दुल्हन की उम्र 3-4 साल थी। हम दोनों को इतने छोटे, हम दोनों ही इतने छोटे और नादान थे कि सिवाय घूम घाम के, सिवाय भोज भात के, सिवाय गाजा बाजा के और कुछ याद नहीं है। हाँ, यह भी याद है कि हम दोनों पालकी में बैठे और उस गांव के बड़े बड़े बाबू लोगों के यहाँ बिलोकी मांगने गए थे। आज तक मैंने तुम्हें अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था भैया, मगर आज तो बताना ही पड़ा। 17 साल की उम्र हो चुकी थी। माँ पिछले साल से ही जोर डालती आ रही थी कि बलचनमा गौना करा लाऊं, और सच पूछो तो इसीलिए मेरी मैया अपनी लड़की के गौने की ओर से उदास थी। वह सोचती थी कि घर में पहले बहू आ ले, लड़की का गौना पीछे होगा। यह तो बीच में मालिक से खटपट हो गई, इसी से गौना रुका रहा, नहीं तो अब तक हो गया होता रेवनी की गौना। शादी और गौने के बीच कि ये 11 साल हमारे लिए खाने खेलने के दिन थे। इस बीच में कभी ससुराल नहीं गया। गौना से पहले ससुराल जाना हमारी बिरादरी का कायदा नहीं है भैया। और भी कई बातों में हम लोगों की शादी ब्याह बड़ी जात वालों के शादी ब्याह से अलग किस्म का होता है। एक तो बिना जनेऊ हुए उनकी शादी नहीं होती। दूसरी बात यह कि शादी और गौना के बीच में ये लोग ससुराल जाकर रह आते हैं। मतलब यह है कि माँ के जोर डालने पर भी मुझे खुद भी गौना के लिए तैयार होना पड़ा। छोटी मलकैन ने अम्मा को बोल भरोस देकर मना लिया था। मालिक मलकैन से डरते थे और हमारी बहन के इस मामले से तो मालिक बाबू अपनी जनाना को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रह गए थे। बहुत दिनों तक चिट्ठी पत्री बंद थी। बहुत दिनों तक मालिक घर नहीं आए। मलकैन उनसे कोई बातचीत नहीं रखती थी। मलकैन को बहुत दुख हुआ था। मालिक बाबू के घर नहीं आने से हमारी छोटी मलकैन का कुछ नहीं बिगड़ता। वह खुद ही 7 मर्दों की एक मर्द थी। ज़रूरत पड़ने पर उनके भाई भी घोड़ा पर चढ़कर पहुंच जाते। हरवाहा था, चरवाहा था, खेतों में खटने के लिए रात दिन तैयार बनिहारों की कोई कमी नहीं थी। खानदानी रोबदाब था। सोना के टुकड़े जैसे सैकड़ों बीघा धनहर खेत थे। बाग बगीचा, गाछी बिरछी, झाड़ झंकार, पोखर पेनघट सब संपदा थी। 4 जोड़े बैल थे। गुजराती नस्ल की 2 भैंसें थी। नौकर चाकर, बैया खवास सब थे भैया। छोटी मलकैन घर गृहस्थी का बड़ा अच्छा इंतजाम करती थी। यह गुण उनके नैहर का था। फूल बाबू के बाप भी खूब चतुर गृहस्थ थे। बड़े घर की जनानी बड़ी अकल वाली होती है। हवेली और ड्योढ़ी से बाहर पैर नहीं रखती। ससुर भैंसुर, गुमस्ता, बड़ा हिल, भंडारी, पुजारी, मुंशी जी, देवान जी, सीधे वह किसी से बात नहीं करती। या तो लौंडी से कहलवाती है या फिर चिक या पर्दा के और से खंभा या की दीवार को संबोधित करके अपना काम चलाती है। कोई काम छोटी मलकैन का रुका नहीं रहता था। मालिक घर में रहे या न रहे, मलकैन खुद ही गृहस्थी का सारा काम संभालती थी। यह जनानी बड़ी चालाक थी। दबकर, झुककर, तनकर या ऐंठकर जैसा भी हो अपना मतलब पूरा करने में उस्ताद थी। सच समझो भैया, अगर वह मर्द होती तो डंबी साहब के कान काट लेती हमारी मलकैन। सो उसने भैया मेरी अम्मा को न जाने कौन सी जरी सुंघा दी थी कि अपनी बेइज्जती भूलकर मेरी माँ गाय सी सीधी हो गई। आश्रम में 2 महीना रहने के बाद ही जब मैं माँ से मिलने गया था तो उसके मुंह से मलकैन का गुणगान सुनकर रोआ रोआ लहरने लगा मेरा। अम्मा ने कहा, तो इसमें मलकिन का क्या कसूर है, वह तो यहाँ थी भी नहीं। मैंने कहा, गिरहतनी ही कौन देवता है जिसके यहाँ मेरा निर्वाह नहीं हुआ। उनके यहाँ अगर तू रहती है तो अपनी थूक चाट कर ही रहती है, मैंने अम्मा को बोल दिया। मुझे तैस में पाकर अम्मा चुप रह गई। कुछ देर बाद गौने की बात उठी। खर्चा कहाँ से आएगा? माँ बोली, भगवान कोई न कोई ब्योंत जरूर लगाएंगे। मैं देखता था जब कोई ऐसी बात पड़ती थी जिसका जवाब हमें नहीं सूझता तो चट से भगवान का नाम वह ले लेती थी। यह उसकी पुरानी आदत थी अम्मा की। मगर मैंने कहा, भगवान कहाँ से ब्योंत करेंगे? चोरी हम करेंगे नहीं, डाका हम डालेंगे नहीं, घर में भूजी भांग नहीं,
आगे पीछे कोई खबर लेने वाला नहीं, तो फिर भगवान बाकी कौन उपाय करेगी अम्मा, तू ही बता। इस पर माँ कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा इस बार वह यह मानेगी नहीं, बिना पुतों को मुँह देखे यह चैन, इनको चैन कहाँ है। और आज न कल, परसों न तरसों, कहीं न कहीं कभी न कभी गौना करा कर तो लाना पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि गरीबी है तो कल कहीं पैसों से भरा घड़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आज खाने का उपाय नहीं है तो कल करण पिशाची काबू में आ जाएगी। गरीब गुरुआ का ब्याह गौना साग खर्ची में नहीं, सादगी में ही होता आया है भैया। सोचते सोचते मन को था मिली। राधा बाबू मुझे बहुत मानने लगे थे तो वह फकीर, मगर दलिदर फकीर नहीं थे भैया, शाही फकीर थे। बड़े बड़े महंत महात्मा, भारी भारी जमात वाले साधु संत, दूध जैसी धुली हुई मलमल से समूचे देह को ढके हुए बैरागी महाराज, सभी शाही फकीर होते हैं। कमर में अंगोछे की तरह 4 हाथ का कपड़ा लपेटने वाले यह जो एक आध त्यागी नेता दिखाई पड़ते हैं, वह भी शाही फकीर है। शाही फकीरों की लीला अपरंपार होती है भैया। यह ऑर्डर तुम पर अगर ढर जाए तो कसम तुम्हारे 21 पुरखा का उद्धार कर देंगे ये शाही फकीर। हमारे राधा बाबू खानदानी मिल्कियत छोड़कर स्वराजी बन गए थे, सही, लेकिन अब भी उनकी मुट्ठी खुली हुई थी। मुझे गिनकर रुपया पैसा नहीं दिया। जब दिया तब आंख मूंद कर जेब में हाथ डालते, पर जितना कुछ निकल आता उतना निकाल कर बतला ही चुका हूँ। यह गांधी महात्मा का जमाना था। स्वराजी बाबू भैया देवता की छाँ बने डोलते फिरते थे। जहाँ पर चरण पर जाए वही चबूतरा तैयार, जिधर जिसकी निगाह मुड़े उधर ही जय जयकार सुनाई पड़े। ऐसे ही लीडर के साथ मेरा भाग जुड़ गया था भैया। और भैया जब ऐसी बात थी तब फिकिर का है कि सोच संकोच कैसा, भीतर ही भीतर मुझ में एक तरह की उमंग भर गई। मैंने गिरा बांध लिया कि गौना करा कर लाना ही है। दूसरे दिन माँ से पूछा, शायद मुहूर्त पूछवाया है पंडित से। सिलौट पर वह हल्दी पीस रही थी। लोढ़ी चलने की घिसिर घिसिर की आवाज़ में पहले खेप उसे मेरी बात सुनाई नहीं पड़ी। दूसरी बार मैं तनिक जोर से बोला तो बीच में ही लोढ़ी रोक कर माँ ने कहा, तेरा मन हो तो तेरा मन जब हाँ के तरफ हो तब न शायद मुहूर्त की बात करें। किससे पूछोगी? डी टोल जाकर वैदिक जी से पूछ आऊँगी। तू तो यूँ ही मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, कब तक मेरे मन का टोल लेता रहेगा रे बलचन माँ। माँ की बात सुनकर मुझे साफ साफ झलक गया कि दूसरे के घर की गबरू जवान बेटी को अपनी बहू बना लेने और साथ रखने के लिए यह बेचैन है। अपनी रुखी सुखी जिंदगी में हेर फेर कौन नहीं चाहता है। 12 महीना जाड़ा ही पड़ता रहे तो ऐसा कैसा लगेगा? कभी रात ना हो, सुबह शाम ना हो, हर हमेशा दोपहरिया ही तपती रहे तो कैसा लगेगा भैया? कहने का मतलब यह कि क्या जिंदगी, क्या जहान, क्या युग, क्या ज़माना, सभी में हेर फेर चलती रहती है। हेर फेर का यह चक्कर घूमता ही रहता है। मुझे तैयार होना पड़ा। मेरे मुँह से गौने की बात सुनकर बड़ी खुश हुई मेरी अम्मा। यह आसीन का महीना था। उस साल भदई खूब हुई थी। 8 मन मरुआ अपनी बटाई के खेतों से मुझे भी मिला था। 2-2.5 मन धान भी उम्मीद की थी। अगहन में गौना का दिन होगा यह हम जानते थे। माँ की राय थी कि धनकटनी के दिनों में आश्रम से महीने भर की छुट्टी ले लूँ। माँ, रेवनी और मैं तीनों जने मिलकर मलिकान के खेतों में धान काटेंगे। मजदूरी में जो धान मिलेगा उससे 2-2.5 मन का गृहस्थी का खर्चा जरूर निकल आएगा। अलावा इसके मेरा अपना भी मन था कि धान काटने के दिनों में इस बार प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। खेत में काम करने के लिए सच पूछो तो मेरा मन तड़पता रहता है भैया। कमर में अंगोछा लपेटकर या फिर लंगोट ही कसकर जब मैं खेत में धान रोपने उतरता हूँ तो 2 बोतल दारू का नशा सिर पर सवार हो जाता है। लगता है कि ऐसा संसार कुछ नहीं है। लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, मैं हूँ और खेत है। मेरे हाथ और धान के छोटे छोटे हरे हरे भले भले मनमोहक पौधे, कई बार जोत कर तैयार किए हुए खेत मेरे ऐसे, और कितने धान के पौधे जमाते हैं। मगर मुझे दूसरे का ख्याल नहीं रहता है भैया। पनियाए हुए चास में धान के पौधे रोपते समय छुप छुप की आवाज़ उठती रहती है। यह आवाज़ इन कानों के लिए सुरैया के तान से भी मीठी है भैया। हमारे जिला जवार में नामी गवैया है। उनका सुर हवा के पंखों पर जब थिरकने लगता है तब सुनने वाला मगन होकर आंख मूंद लेता है। बाबू घराने की औरतें महीन गले से जब मलार और बटगवनी या समदौन का तान अलापती है तो गाय बैल भी चरना छोड़कर इधर उधर ताकते रह जाते हैं। धान रोपते समय छुप छुप की आवाज़ आती रहती है। उससे बढ़कर कोई दूसरी तान मेरे लिए मीठी नहीं होती भैया। इसी तरह धान काटते वक्त हंसिया से जो खप की आवाज़ आती है, अपने कानों को उसके आगे बाकी सारा तान तमूरा बेकार लगता है। अगर ये खेत, ये चास अपनी ही मिल्कियत के होते तो फिर छुप खप की आवाज़ 100 गुनी मीठी लगती भैया।
सो भैया भीतर ही भीतर मैंने भी पक्का कर लिया कि अगहन पूस गांव में ही बिताएंगे। गौना भी होगा, धन कटनी भी होगी, आना चोटी घर गृहस्थी का रस भी मिलेगा। मरुआ की रोटी देखने में बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है, रंग बैंगनी होता है मगर स्वाद में सौंधी और मीठी होती है। मजदूर बनियार लोगों का खास खाना हमारे यहाँ यही मरुआ की रोटी ठहरा भैया। जिनके पास भैंस या गाय का दूध, वह दूध के साथ भी मरुआ की रोटी खाता है। मामूली मजदूर नमक, कड़वा तेल और हरी मिर्चाई के सहारे रोटी खाते हैं। बरसात के दिनों में तिरहुत का मुलुक किस्म किस्म की तरकारी का बगीचा बन जाता है। गरीब से गरीब, लाचार से लाचार आदमी अपने मरैया के पिछवाड़े या अगल बगल झिंगनी, राम झिंगनी, ठरिया, गेनहारी, पोरो, घेरा, करेला, ओल, अरिकोंच, टेकुना, खमहार, हल्दी, अदरक, मिर्चाई, बैगन, कदीमा, कुम्हर, सजमैन लगा लेता है भैया। बाबू भैया के पोखरों से छिप छिप कर मछली भी मार लेते हैं। मछली का हमारे तरफ बड़ा महात्म है। बरसात के दिनों में कौन ऐसा अभागल होगा जो जल सीम का भोग नहीं लगाता है। जलसीम यहाँ बाबा मछली को कहा है। जलसीम समझा भैया? नहीं ना। हाँ, बैरागियों को भरमाने के लिए चतुर चालाक बाबू भैया लोगों में से कभी किसी ने मछली को सीधे मछली न कहकर जलसीम यानी पानी के अंदर पैदा होने वाला सीम कह दिया होगा। तब से जलसीम चालू हो गया है भैया। नदी, नाला, डबरा, पोखरा कहाँ नहीं मिलेगा। हमारे तिरहुत में पानी का अकाल नहीं के बराबर समझो। गांव में पोखर, गली गली में डबरा, जवार जवार में धार, कहीं कहीं समुंदर जैसे बड़े बड़े पोखर देखने को मिलेंगे। ऐसे पोखर को दैत का खोदा पोखर कहते हैं। दैत का खोदा इसीलिए कि बूढ़ पुरानिया लोगों को भी उसके खोदने का पता नहीं है। मुदा मैंने राधा बाबू के मुंह से सुना है कि पुराने ज़माने में किसी राजा का मिजाज जब सनकता था तो जौर जवार के लोगों को बेगारी में लगाकर बड़ा बड़ा पोखरे खुदवाता था। देखिए कितना बड़ा ये रहस्य उद्घाटन हुआ है। अभी भी हमारे इलाके में जो बड़ा बड़ा पोखर उसको दैत का पोखर कहा जाता है, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है। ऐसे पोखर का नाम शिव सागर, गंगा सागर जैसा हुआ करता था। सुना है कि राजा सगर के 60,000 बेटों ने खोद कर समुंदर को तैयार किया था। सो भैया जहाँ कहीं भी तुम बड़ा बड़ा पोखरा देखते हो सब धरती मैया के हजारों बेटों के हाथ से खुदा हुआ है। दूसरे की मेहनत से खोदे हुए पोखर का नाम रखते वक्त अब भी मालिक लोग उसमें अपने माई बाप का नाम जोड़ देते हैं। इसी तरह सेठ लोग चावल चीनी मिल का नाम अपने बाप भाई के नाम पर रखते हैं। जलसीम के तरकारी का काम चलता है। भुइयाँ मुसहर भी आसानी से सेर छोटी मछलियाँ डबरे से छांक लाते हैं। आग में भूनकर बिना नमक भी मछली खाओ तो बुरी नहीं लगेगी। गरीब गुरबा लोग महंगी अकाल के ज़माने में महीनों मछली पर गुजार देते हैं। महंत बैरागी किसके गले में कंठी बांधते फिरेंगे। कोठी बखारी में धान चौर भरा हो, बाग बगीचे में तरकारी फल फूल लगा हो तो कंठी की इज्जत बची रहती है। गरीब के गले में 4 दिन की कंठी सही सलामत बंधी नहीं रह सकती। तो श्रोताओं, आज मैंने ये 14वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह जो संपूर्ण एपिसोड को सुनिए और स्किप करके नहीं सुनिए, संपूर्ण एपिसोड सुन करके अपनी प्रतिक्रिया रखिए। दूसरी बात, हमारे श्रोता चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहां कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदैव आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।